guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching channel Unicom. अभी तक हमने दो वीडियोस में चैप्टर 4.5 एंड चैप्टर 4.6 में प्राइस डिटर्मिनेशन को देखा जब डिमांड या फिर सप्लाई में चेंज होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों में साइमल्टेनियस चेंज होता है तब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। Let me also tell you that Unicom has started live classes for CA Foundation and also we are having a mock test series going on completely based on ICAI pattern. तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं CA फाउंडेशन के लिए तो इस नंबर पर आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है आपको ये पता होना, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है लेकिन मैं जल्दी से आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि जब भी हमारी डिमांड और सप्लाई में फर्क होता है, डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, यानी एक्सेस डिमांड का जब केस होता है तब एक्सेस डिमांड होने की वजह से कंपटीशन हो जाता है बायर्स के बीच में और प्राइसेस राइज करते हैं। दूसरी तरफ जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से, आई मीन एक्सेस सप्लाई जब होती है तब कंपटीशन होता है सेलर्स के बीच में। बहुत सारी सप्लाई है, बहुत क्वांटिटी, बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, तो सप्लायर्स चाहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी सेल कर दें, इसलिए वो प्राइसेस कम कर देते हैं। सो याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। पूरे वीडियो में हमें ये कंसेप्ट हमेशा काम आएगा। एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पर जब साइमल्टेनियस चेंज देखा जाता है डिमांड और सप्लाई में। तो देखो, साइमल्टेनियस चेंज का मतलब क्या है। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज होगा। अब चेंज कैसा भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो एक एक करके इत्मीनान से, शांति से हम सारी चीजों को समझेंगे डायग्राम्स की मदद से, और एंड में मैं आपको एक टेबल बनाकर दूंगी जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी से, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट केस देखो क्या है। साइमल्टेनियस चेंज में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज होगा। पूरे वीडियो में साइमल्टेनियस चेंज का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, मतलब दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मतलब दोनों जो डिमांड और सप्लाई है, या तो दोनों ही बढ़ जाएंगी, डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर दोनों ही कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी और सप्लाई भी कम हो जाएगी, यानी सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर मानो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, या फिर डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले सेम डायरेक्शन को देखिए। अब सेम डायरेक्शन में क्या हो सकता है, दो सिचुएशंस हो सकते हैं, केस ए हो सकता है और केस बी हो सकता है। केस ए में क्या होगा, देखो डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। केस बी में क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ऑलराइट, अब अगर पहले केस ए की बात करें, हम केस ए के डायग्राम्स बनाकर देखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन सिचुएशंस हो सकती है केस ए में, जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। डिमांड और सप्लाई में जो चेंज हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो इक्वल है। मतलब मानो ये 10% से बढ़ रहा है और ये भी 10% से ही बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है सप्लाई के कंपैरिजन में। मानो ये 10% से डिमांड बढ़ गया और सप्लाई 8% से बढ़ गया, ठीक है। थर्ड केस में देखो क्या होगा, डिमांड जो है उसमें इंक्रीज कम है सप्लाई के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल, डिमांड 8% से बढ़ गया और सप्लाई 10% से बढ़ गया, ठीक है। ये तीन सिचुएशंस हो सकते हैं साइमल्टेनियसली जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों सिचुएशंस में
इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। और इसी तरीके से केस बी हम देखेंगे, जब हर बार डिमांड और सप्लाई कम तो हो रही है, लेकिन पहले केस में क्या होगा, इक्वल डिक्रीज हो रहा है दोनों में 10%। अब दूसरे में देखो क्या होगा, मानो डिमांड जो है वो 10% से कम हो गई और सप्लाई केवल 5% से कम हुई, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड केस होगा हमारा, जब डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर से 10% देन डिक्रीज इन डिमांड, एग्जाम्पल 5% डिक्रीज हो गया डिमांड पर। इन तीनों सिचुएशंस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा। एक एक करके हम पहले केस ए के तीनों के डायग्राम्स बनाते हैं और देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। तो देखो केस ए का फर्स्ट सिचुएशन क्या है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीज हो रहा है और इक्वल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इक्वल इंक्रीज हो रहा है डिमांड और सप्लाई में 10%। तो देखो एक डायग्राम ड्रॉ करो, ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी डी एंड ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है एस एस। यहाँ पर प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों 10% से बढ़ेगा तो डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट लेगा ना, डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट ले लेगा। तो ये हो गया नया डिमांड कर्व D1, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो ये हो गया S1 आपका नया सप्लाई कर्व, ठीक है। तो देखो पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में देखो, पहले ये डिमांड था ओरिजिनल, ये सप्लाई था एंड यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया P और ये हो गया Q, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की अगर बात करोगे तो क्या होगा OQ, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करोगे अगर, तो ये OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, ये हुआ। अब देखो जब नया डिमांड और सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, दोनों बढ़ गए, तब क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज हो गए, तो नया D1 और नया S1 यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, देखो यहाँ पर D1 और S1। तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस देखो तुम ड्रॉ करो, ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इसको क्वांटिटी पर अगर लाएंगे, इसको Q1 नाम दे दो, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया OQ1 और नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है OP ही है, सेम है OP, है ना। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, जब हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वली बढ़ गया, तब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ा, पहले OQ था, अभी OQ1 है ना, तो OQ1 इज ग्रेटर देन OQ, OQ तो छोटा है और OQ1 बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम कह सकते हैं हमारी बढ़ गई है। और इक्विलिब्रियम प्राइस पहले भी OP था, अब भी OP है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो सेम है। तो इसे आप एक बॉक्स में लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट केस का कंक्लूजन है। दिस इज द कंक्लूजन दैट व्हेन योर supply and demand both are increasing by same percentage, then EQ increases and equilibrium price remains same, ठीक है। अब केस 2 देखो, जहां पर डिमांड में 10% इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई में 8% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये D तो है आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व SS. So if you will find the equilibrium quantity and the equilibrium price, they will be at this point of intersection. तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम equilibrium quantity लिखते हैं और यहाँ पर हम equilibrium price लिखते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू। अब देखो equilibrium quantity कितना है, OQ है, OQ, और equilibrium price कितना है, OP है, OP, ठीक है। अब हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई जो है दोनों इंक्रीज हो रही है, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। फिर से डिमांड कर्व में 10% इंक्रीज हुआ, नया डिमांड कर्व हो गया ये आपका D1, ठीक है, दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व।
सप्लाई कर्व में भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो ये शिफ्ट होगा, ये S1 हो गया आपका नया सप्लाई कर्व। अब जहां पर नया सप्लाई और नया डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, ये होगा आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, है ना। तो चलो अब इससे ड्रॉ करते हैं, फाइंड करते हैं हमारा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा जब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसे हम T1 मार्क करते हैं और इसे Q1 नेम देते हैं। तो अब नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, OQ1 और नया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, OP1, ठीक है, OP1 हो गया, ठीक है। तो यहां पर कंपेयर करो तुम, इक्विलिब्रियम प्राइस देखो OP से बढ़कर OP1 हो गई, बढ़ गया ये, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, ये भी बढ़ गई। तो इसका कंक्लूजन क्या आया कि जब डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है सप्लाई से, है ना, सेकंड केस का कंक्लूजन, तब हमारा EQ तो बढ़ जाएगा और हमारा EP भी बढ़ जाएगा। दिस यू कैन राइट इन द बॉक्स, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेकंड केस, बोथ आर इंक्रीजिंग हियर। आई होप दिस इज क्लियर। अब थर्ड केस देखो, ठीक इसी तरीके से हम थर्ड केस में भी दोनों में इंक्रीज करेंगे पर डिमांड में कम इंक्रीज होगा। तो ये आपका DD ओरिजिनल डिमांड कर्व है और SS जो है आपका ओरिजिनल, SS is the original supply curve. This is point E, equilibrium point. तो ये हो गया आपका equilibrium quantity और ये हो गया equilibrium price. तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे old और new, ठीक है। यहाँ पर हम equilibrium quantity की बात करते हैं, यहाँ पर price की बात करते हैं। तो old equilibrium quantity कितना है, OQ मैम, और equilibrium price is OP, ठीक है। तो ये OP आ गया। अब देखो, अब हमें पता है डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज, डिमांड में तो 8% इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया D1 नया डिमांड कर्व। और जब सप्लाई में इंक्रीज होगा 10%, तब सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, S1 नया सप्लाई कर्व हो गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नया होगा ना, मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व्स राइटवर्ड शिफ्ट होकर नया इक्विलिब्रियम हो गया जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये देखो, ये हो गई आपकी Q1 नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हो गया आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस P1। डायग्राम में भी देख सकते हो और यहाँ पर लिखकर भी कंपेयर कर सकते हो। नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, OQ1 which is greater than OQ, मतलब EQ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। अब प्राइसेस को कंपेयर करो, पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस था OP, नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ये OP1 which is less than OP, ठीक है, which is less than OP। यहाँ देखो डायग्राम में ये फॉल हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस में। तो इस थर्ड केस का कंक्लूजन क्या हुआ कि हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रहा है बट इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर फॉल हो रहा है। सो दिस अगेन यू कैन राइट इन द बॉक्स, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द थर्ड केस। तो इस तरीके से केस ए में जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ते हैं, हमने तीनों केसेस के डायग्राम्स बनाकर कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ठीक इसी तरीके से केस बी, जब डिमांड और सप्लाई दोनों में साइमल्टेनियस डिक्रीज होगा, उनके डायग्राम्स ड्रॉ करने का काम होगा आपका। आप जैसे केस ए के डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए, केस बी के डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे और कंक्लूजन जो आएगा वो हम अभी देखते हैं। तो देखिए हमने केस ए के तीनों सिचुएशंस के डायग्राम्स ड्रॉ किए और ड्रॉ करके हमने क्या देखा, क्या कंक्लूजन आया हमारे पास कि जब भी डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ते हैं, जब भी डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ते हैं तब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख लो, जिस तरीके से मैंने ये टेबल ड्रॉ की है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप अपनी नोटबुक में जहां पर भी आप नोट्स बनाते हैं या मॉड्यूल में ठीक इसी तरीके से लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। कंफ्यूजन हो तो आप इसको रेफर कर सकते हो, मॉड्यूल में इस तरीके से कहीं पर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं बोल रही थी जब डिमांड और सप्लाई एक साथ दोनों बढ़ते हैं तब EQ हमेशा इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया EQ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात। अब इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट मैम, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच
बोलो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच, व्हाट हाउ मच परसेंटेज चेंज इज हैपनिंग इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जब भी डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी हमेशा बढ़ेगी, याद रखो। पर इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि ये परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। अब देखो, अब शुरू में मैंने आपको चैप्टर के शुरू में कहा था कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का कंसेप्ट याद रखना। एक्सेस डिमांड जब होती है तब प्राइसेस हमेशा बढ़ जाते हैं, बोला था ना, और एक्सेस सप्लाई होती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। जब भी परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो रहा है दोनों में इक्वल 10%, तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये सेम रहेगी। पहली सिचुएशन हो गई। अब सेकेंड सिचुएशन देखो, जब परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई से। 10% डिमांड बढ़ रही है, 8% से सप्लाई बढ़ रही है, यानी कि तुम्हारा डिमांड ज्यादा है ना, एक्सेस डिमांड का केस हो गया ना, तो एक्सेस डिमांड में प्राइसेस राइज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है, ईपी बढ़ जाएगा। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, मैम डिमांड 8% से बढ़ रहा है, सप्लाई 10% से बढ़ रहा है, यानी सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एक्सेस सप्लाई का केस हो गया एक तरीके से, तो एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होता है, प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। डिमांड और सप्लाई जब दोनों बढ़ते हैं तब हमेशा देखो तीनों केसेस में परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करता, हाउ मच पर डिपेंड नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस परसेंटेज जितना भी चेंज हो रहा है EQ हमेशा बढ़ जाएगा। और EP डिपेंड करेगा किस पर, EP डिपेंड करेगा, यहाँ पर लिखो किस पर डिपेंड करेगा, हाउ मच पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच परसेंटेज चेंज इज हैपनिंग। तो जब डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज होता है तो EP जो है वो सेम रहेगा, डिमांड में परसेंटेज चेंज ज्यादा है तो EP जो है आपका वो बढ़ जाएगा, डिमांड में परसेंटेज चेंज कम है तो EP कम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो जिस तरीके से हमने केस ए के तीनों डायग्राम्स ड्रॉ किए और कंक्लूजन जो हमारा आया वो यहाँ लिखा, उसी तरीके से अब केस बी, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, केस बी के 3 डायग्राम्स बनेंगे। ये तीनों डायग्राम्स बनाने का काम है आपका, ये आपका होमवर्क है। अभी आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो के खत्म होने के बाद में ये तीनों डायग्राम्स बना सकते हैं। देखो इन तीनों केसेस में क्या होगा, डिमांड भी कम हो रही है और सप्लाई भी, ठीक है, पर इक्वली कम हो रही है 10 और 10% से। दूसरे केस में डिमांड 10% से कम हो रही है और सप्लाई 5% से कम हो रही है। और थर्ड केस में डिमांड 5% से डिक्रीज हो रही है और सप्लाई जो है 10% से डिक्रीज हो रही है। हमने केस ए में देखा था जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे थे एक साथ, तब irrespective of the percentage increase, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर जब डिमांड और सप्लाई दोनों कम होंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मैम हर केस में कम हो जाएगी, irrespective of the percentage change, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस तो मैम आपने कहा था इट डिपेंड्स ऑन how much percentage decrease is happening in demand and how much percentage decrease is happening in supply। तो how much पर डिपेंड करेगा, अगर ये इक्वल हो रहा है ना, इक्वल डिक्रीज है तो EP जो है वो आपका सेम रहेगा। अगर डिमांड में ज्यादा फॉल हो रहा है तो EP जो है वो आपका बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड में कम फॉल हो रहा है तो EP आपका कम हो जाएगा। ये कंक्लूजन है। तो इनके डायग्राम्स तीनों सिचुएशन के आप जरूर बनाकर देखिए, ठीक है। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज नोट डाउन दिस एंटायर स्टोरी। ये पूरा टेबल आप अपने नोटबुक में अच्छे से कहीं पर अच्छी जगह लिख लें ताकि फ्यूचर में जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप इसे देख सकें। सो आई एम गिविंग यू 10 seconds, you pause the video or you just note it down somewhere।
देखो सेकंड केस, जब डिमांड और सप्लाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी डिमांड तो बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, या फिर डिमांड कम हो जाएगी और साथ साथ सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ पर भी दो केसेस हो गए, केस ए और केस बी। तो केस ए के तीनों सिचुएशंस हम देखते हैं। केस ए क्या हुआ, देखो हम अब क्या पढ़ रहे हैं, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में केस ए और केस बी होगा। केस ए में क्या होगा, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। केस ए में तीन सिचुएशंस, तीन फेजेस हो सकते हैं, तीनों को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। केस एक फर्स्ट क्या है, देखो डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो रहा है। डिमांड तो हमारी बढ़ रही है मानो 10% से, है ना, और सप्लाई फॉल हो रही है 10% से, ठीक है। तो देखो ये है ओरिजिनल डिमांड कर्व डी और ये है नया डिमांड कर्व D1, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, ठीक है। और सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये ओरिजिनल SS सप्लाई कर्व था और नया सप्लाई कर्व हो गया S1, ठीक है। चलो, तो जब पुराना डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये हो गया आपका पॉइंट Q एंड दिस इज योर प्राइस P, OP, ठीक है। फिर से यहाँ पर उसी तरीके से लिखो, देखो न्यू एंड ओल्ड, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी थी ओल्ड, OQ, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था, OP, ठीक है। अब मैम जब नया D1 और नया S1 इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर D1 और S1 जहाँ इंटरसेक्ट किए वहां पर हमने प्राइस और क्वांटिटी जब निकाली तो Q तो सेम है और ये P1 हो गया। तो Q तो सेम है, मतलब न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ ओनली और OP1 नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। देखो प्राइस बढ़ गया, देख सकते हो ना, यहाँ पर बढ़ गया प्राइस, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतने ही परसेंटेज से कम होगी तब आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो सेम रहेगा, EQ जो है वो आपका सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख लो बॉक्स में कि EP राइज हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट केस का कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन देखो, सेकेंड सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड सपोज 10% है और परसेंटेज फॉल इन सप्लाई उससे कम है, मानो 5% है, ठीक है। फिर से वही चीज करेंगे, ओरिजिनल डिमांड कर्व है आपका DD और ओरिजिनल सप्लाई कर्व है आपका SS। चलो सबसे पहले ओरिजिनली जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर Q लिख दो और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो फिर से न्यू और ओल्ड लिखेंगे हम। तो देखो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो ओल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, फिर से OQ है, और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, OP है, ठीक है। अब जब हमारा सप्लाई और डिमांड दोनों में चेंज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये हो गया नया डिमांड कर्व D1, और सप्लाई हमारी कम हो रही है तो ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व में, नया सप्लाई कर्व हो गया S1। अब जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ देखो डिमांड और सप्लाई, यहाँ नया सप्लाई और नया डिमांड कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो हो गई नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको P1 नाम दे दो, इसको Q1 नाम दे दो, दे दिया। अब बताओ डायग्राम में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस तो आपका बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी आपका बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर लिखो OQ1 और OP1। OP1 भी बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया है, बोथ आर मोर। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर योर सेकंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखो फिर से डिमांड हमारी बढ़ रही है, मानो 5% से डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो रही है 10% से, ठीक है। फिर से आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई का जहां इंटरसेक्ट करेंगे, इसको Q नाम दे दो, इसको P नाम दे दो। तो फिर से लिखो यहाँ पर न्यू और ओल्ड, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस।
तो पुरानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ और पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस है OP। अब देखो जब डिमांड कर्व में आपको इंक्रीज हो रहा है 5% तो राइटवर्ड शिफ्ट देखोगे तो नया डिमांड कर्व हो गया ये D1 और सप्लाई कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो नया सप्लाई कर्व हो गया S1 ठीक है, ये हो गया आपका नया सप्लाई कर्व S1। अब जब नया डिमांड और नया सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा आपका नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना, और नया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये यहाँ पर ड्रॉ करने से ये हो गया आपका P1 और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये होगा आपका Q1 ठीक है। तो देखो P1 प्राइस में तो इंक्रीज हो गया, नया प्राइस हो गया P1 विच इज ग्रेटर देन OP और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा देखो, ये OQ था आपका पुराना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया OQ1। ये देखो कम हो गया इतना कम हो गया है ना, तो OQ1 नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई और ये कम है पुरानी क्वांटिटी से। तो यहाँ का कंक्लूजन क्या होगा, बॉक्स में लिखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, इसको बॉक्स में डाल दो। तो देखो तीनों केसेस के डायग्राम्स बनाकर देख लिए है ना, तीनों के कंक्लूजन यहाँ बॉक्सेस में लिख दिए। अब कॉमन क्या है इसमें ये देखो, यहाँ पर EP बढ़ गया, EP बढ़ गया और EP बढ़ गया। मतलब मैम जब ऑपोजिट डायरेक्शन में डिमांड और सप्लाई चेंज होते हैं और डिमांड बढ़ता है और सप्लाई हमेशा कम होता है, डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रहा है, तो तीनों सिचुएशन में इररेस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज चेंज, कितना भी परसेंटेज हो डिमांड और सप्लाई में, डिक्रीज और इंक्रीज का हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस तीनों केसेस में बढ़ेगी ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या होगा, बढ़ना है कम होना है या इक्वल, ये डिपेंड करता है हाउ मच पर ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिख सकते हो, देखो जब आपकी कंक्लूजन लिखने की बारी आएगी, जो भी हमने डायग्राम बनाकर देखा तो क्या कंक्लूड किया, जब डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल होता है तब इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रहा है, तीनों केसेस में EP बढ़ जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस परसेंटेज, 10 या 5 कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। नेक्स्ट देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, हाउ मच पर। तो अगर ये 10 और 10 दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारा सेम रहेगा, EQ विल बी सेम। इस डायग्राम में देखो EQ सेम था ना, बस प्राइस में चेंज हो रहा था। सेकेंड सिचुएशन में डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम हो रहा है, बट यहाँ परसेंट ज्यादा है यहाँ कम, तो हमारा EQ जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा ठीक है। और जब डिमांड में इंक्रीज 5% है और सप्लाई में डिक्रीज 10% है, ज्यादा है, तो हमारा EQ कम हो जाएगा ठीक है। तो ये कंक्लूजन था, इसे आप लिख लेंगे कहीं पर अच्छे से, आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। और तो देखो जब डिमांड में साइमल्टेनियस चेंज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब भी दो ही केसेस बनेंगे, केस ए और केस बी। केस ए में क्या हो रहा है देखो, डिमांड में तो हम इंक्रीज कर रहे हैं और साथ साथ एंड लिखा है यहाँ पर, एंड AND एंड सप्लाई कम हो रही है। और केस बी में डिमांड कम हो रही है एंड सप्लाई बढ़ रही है। तो केस ए के तीनों डायग्राम्स हमने बनाए, तीनों सिचुएशंस हमने ली, जब इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज होता था डिमांड और सप्लाई में, तब क्या हुआ था, हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ रहा था। सेकेंड सिचुएशन में भी हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ रहा था। और थर्ड सिचुएशन में भी हमने यही देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहा था। अभी जब हमने तीनों के डायग्राम ड्रॉ किए, मतलब तीनों केसेस में EP बढ़ रहा था ठीक है। क्यों बढ़ रहा था, देखो मैंने आपको बोला हुआ है एक्सेस डिमांड में हमेशा EP बढ़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है। देखो डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कम हो रही है, फिर से यही हो रहा है, यानी डिमांड तो बढ़ रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। इट मींस एक्सेस डिमांड का केस है ना, लॉजिक लगाओ, डिमांड बढ़ती जा रही है सप्लाई कम होती जा रही है, एक्सेस डिमांड में हमेशा प्राइस बढ़ते हैं, इसलिए EP हमेशा बढ़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस परसेंटेज चेंज।
अब मैम EQ पर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच पर डिपेंड करता है ये EQ का केस, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच। देखो जब इक्वल हो रहा है ये दोनों में चेंज, तब EQ आपका सेम रहेगा, इट विल बी सेम, ठीक है। ओके, फिर सेकेंड सिनेरियो में जब आपका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तब आपका EQ जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन में जब डिमांड 5% से बढ़ रही हो, सप्लाई 10% से कम हो रही है, तब आपका EQ जो है वो बढ़ जाएगा। ये भी हमने डायग्राम में देखा था अभी तीनों केसेस में, है ना। तो क्या समझ आया? when there is a simultaneous change in demand and supply in the opposite direction, तब केस ए, जब डिमांड बढ़ता है साथ साथ सप्लाई कम होता है, तब हमेशा डिमांड के बढ़ने और सप्लाई के कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा बढ़ जाएगा। तीनों केसेस में ये डिपेंड नहीं करता परसेंटेज पर, डिपेंड नहीं करता, हमेशा बढ़ जाएगा ईपी, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या होगा? ये डिपेंड करता है हाउ मच परसेंटेज, कितना ये परसेंटेज चेंज हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन केस बी, कि तीनों डायग्राम्स आपका होमवर्क है, आप बनाकर देखेंगे जिस तरीके से हमने केस ए के डायग्राम्स बनाए। और कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। अब देखो यहाँ क्या कंक्लूजन होगा, यहाँ हर केस में तीनों सिचुएशन 1 2 3 में डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तीनों केसेस में कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, मतलब एक्सेस सप्लाई हुआ ना। कोई चीज की डिमांड तो कम होती जा रही है और सप्लाई बढ़ती जा रही है, यानी लोग खरीदने वाले तो है नहीं, पर प्रोडक्शन होता जा रहा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो प्राइसेस फॉल होंगे। तो तीनों सिचुएशंस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज चेंज ईपी हमेशा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखो यहाँ पर तो इक्वल हो रहा है ये चेंज, तो यहाँ पर सेम रहेगी, इट विल बी सेम, ठीक है। सेकेंड केस में देखो जब डिमांड 10% से कम हो रही है और सप्लाई 5% से बढ़ रहा है, तो इस केस में जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको दिखेगा EQ कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल होगा, और थर्ड केस में ये राइज हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूड क्या कर सकते हो? जब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ जाएगी साथ साथ, तो हर बार ये किसका केस हो गया बताओ? दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। और जब भी एक्सेस सप्लाई होता है हम जानते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा कम हो जाएगा, प्राइस फॉल होगा। और EQ में क्या चेंज होगा? ये डिपेंड करेगा हाउ मच पर। हाउ मच मतलब इस परसेंटेज पर। तो देखो ये जो डायग्राम कंक्लूजन में हमने टेबल में ड्रॉ किया है, ये आप अभी अपने नोटबुक में नोट करेंगे। जैसे हमने साइमल्टेनियस चेंज हो रहा था सेम डायरेक्शन में, उसके लिए ड्रॉ किया था। ये पूरा कंक्लूजन है आपका जब साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है डिमांड और सप्लाई में ओपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं मैं आपको, वीडियो को पॉज करके आप ये एज इट इज नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अब देखो अगर पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकालना हो तो क्या होगा? साइमल्टेनियस चेंज है डिमांड और सप्लाई दोनों में, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मानो सेम डायरेक्शन में होता है तो दो सिचुएशन हो सकती है, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ते हैं या फिर डिमांड और सप्लाई दोनों कम होते हैं, ठीक है। जब दोनों बढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा, और जब दोनों कम होंगे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच परसेंटेज चेंज इज हैपनिंग इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो जब दोनों बढ़ेंगे EQ बढ़ जाएगा, EP डिपेंड करता है परसेंटेज पर। जब दोनों कम होंगे तो EQ कम हो जाएगा, EP डिपेंड करता है परसेंटेज चेंज पर। नेक्स्ट सिचुएशन में आ जाओ, ओपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई कम हो रहा है, या फिर डिमांड कम हो रहा है या सप्लाई बढ़ रहा है। अगर डिमांड बढ़ेगा सप्लाई कम होगा तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस डिमांड का केस हो गया। और वहीं पर अगर डिमांड कम हो रहा है मानो और सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड तो कम हो रहा है और सप्लाई बढ़ती जा रही है, खरीदने के लिए कोई नहीं है, बेचने वाले बढ़ते जा रहे हैं,
उस चीज की वैल्यू ही कम हो जाएगी, उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी ताकि सेल बढ़ सके, सप्लायर्स को प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशंस में हम EQ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच। यानी जब सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तब तो EP के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में डिमांड और सप्लाई चेंज होते हैं तब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी EQ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज। ठीक है, अब देखो, आई होप ये पूरा आपको सब समझ आया, इसको प्लीज कहीं पर लिख लेना। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में चैप्टर के एंड में, जो सेकंड यूनिट खत्म हो रही है वहां पर, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन चारों को आप सॉल्व कीजिए। अगर अच्छे से कर पाते हो, आंसर्स भी वहीं दिए हुए हैं, इट मींस आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। अज्यूम कंज्यूमर्स इनकम इज डिक्रीजिंग, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई। ठीक है, दूसरी चीज, नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट हैव रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो मार्केट में कम हो गए। ठीक है, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है, हम अज्यूम करें ये एक नॉर्मल गुड है, तो क्या होगा बताओ, डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और सेलर्स अगर कम हो गए मार्केट में तो मतलब सप्लाई कम हो जाएगी ना, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो डिमांड कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है, अब क्या होगा बताओ, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये केस है, डिमांड और सप्लाई कम हो रही है तो EQ हमारा कम हो जाएगा, कम हो गया EQ। ठीक है, और EP पर क्या फर्क पड़ेगा हम नहीं बता सकते जब तक एग्जैक्ट परसेंटेज हमें पता नहीं चलता। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज क्वांटिटी विल डिक्रीज, EQ विल डिक्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो साथ साथ में, ये क्या बोल रहा है, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, मतलब सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है, बट सप्लाई इज इंक्रीजिंग इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड से। फिर से सेम डायरेक्शन में चेंज है, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहा है तो EQ हमारा बढ़ जाएगा, पता है मैम। और EP यहाँ पर तो परसेंटेज बताया हुआ है ना, ज्यादा कम, तो आप बता सकते हो EP में भी क्या होगा। देखो 14 क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, कम ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो आप केवल EQ के बारे में बता पाए। क्वेश्चन नंबर 15 में इक्विलिब्रियम प्राइस भी आप बता सकते हो क्या इंपैक्ट आएगा EP पर, क्योंकि यहाँ पर बोला है इसने कि परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, एक्सेस सप्लाई का केस है, प्राइसेस विल फॉल, EP कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, 15 का। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो 2 नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, वो आप 2 लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू कमेंट बिलो।